जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा। मित्रों, थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको ना। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस देशभक्ति गीत को गलत तरह से क्यों गा रहा हूं। क्योंकि देशभक्ति से ओतप्रोत इस गाने की लाइन को हम सब ने किसी न किसी मौके पर अवश्य गाया है और सुना होगा। तो दोस्तों, वास्तव में मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब भी मैं अपने देश के अतीत में झांकता हूं, उसका अवलोकन करता हूं, उसके संबंध में जितना जानने की कोशिश करता हूं, तो यह शीशा की तरह साफ झलकता है कि अपने देश भारत, जो देशों का देश था, भारतवर्ष, इसका हर राज्य और राज्य का हर जिला, यहां तक कहूं कि हर जिले का हर प्रखंड अतुल्य विरासत, समृद्ध परंपरा एवं सुविकसित सामाजिक एवं आर्थिक ताना बाना से परिपूर्ण रहा है, जिसे बाहर से आने वाले सभी आक्रमणकारियों ने और शासकों ने अपने अपने फायदे के लिए पूरी तरह से इसका दोहन किया है। यहां तक कि जब हमें आजादी मिली तो भी हमने इसकी कदर नहीं समझी और अपने गौरवशाली अतीत पर विकास की इमारत खड़ी करने के बजाय हम विकास के अंधे दौड़ में भागते रहे। और परिणाम क्या हुआ? न माया मिली न राम। तो मित्रों नमस्कार, मैं हूं अशोक झा और आप देख रहे हैं अपना खास सीरीज मैं बिहार हूं। इतना गौरवशाली इतिहास रहा है इसका, इतने महान पुरुष यहाँ पे पैदा हुए हैं। हालांकि मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे बिहार में जितना बाप उतना शायद कहीं न, और जन जन तक हम इसको लेके जाएं और इसे एक आंदोलन बने। प्राचीन काल से सत्ता, शक्ति, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, साहित्य एवं कला में देश का सिर जननी भूमि अच्छी मिथिला संहारो हेमा, और इसका विकास तभी संभव है जब हम एक साथ एकजुट होकर के काम करें और सरकार, जिसके माध्यम से मेरा प्रयास होता है कि बिहार के हर जिले के अतीत को खंगाला जाए, वर्तमान का मूल्यांकन किया जाए और भविष्य की संभावनाओं की तलाश किया जाए। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में मैं बिहार के उस जिले की बात करने जा रहा हूं जिसे मिथिला का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसके पिछले एपिसोड में मैंने मिथिला की दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, इन जिलों की बात की थी। तो मैं आज बात करने जा रहा हूं जिसे इसका प्रवेश द्वार कहा जाता है और जिसका एक एक प्रखंड इसकी गौरवशाली अतीत, समृद्ध परंपरा के कालखंड का साक्षी रहा है। मित्रों, महाकाव्य काल से लेकर मौर्य, शुंग और गुप्त शासन काल तक का इतिहास आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, उसका प्रमाण आपको यहाँ मिल जाएगा। हालांकि इन सब पर बेशक समय की मोटी परत चढ़ गई है, पर ऐतिहासिकता आज भी यहाँ के कण कण में कायम है। और कभी औद्योगिक विकास के प्रतीक रहे औद्योगिक इकाइयां आज खंडहर के रूप में हमें चिढ़ा रही हैं और हमें चुनौती दे रही हैं। जी हां, ये जिला है समस्तीपुर, जो कभी मिथिला प्रदेश का अंग रहा। तो 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल के मुसलमान शासक हाजी शमसुद्दीन इलियास के अधीन रहा। वैसे समस्तीपुर का परंपरागत नाम अगर कहें तो सरैसा कहा जाता है, परंतु कहा जाता है कि शायद समस्तीपुर का नाम भी हाजी शमसुद्दीन के नाम पर ही पड़ा। कुछ लोग का इससे अलग मानना है। उनका कहना है कि इसका प्राचीन नाम सोमवती था, जो बाद में बदलकर सोमवस्तीपुर और फिर समवस्तीपुर और बाद में समस्तीपुर हो गया होगा। मित्रों, बिहार राज्य जिला पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1972 में समस्तीपुर जिला बना, जो आज दरभंगा प्रमंडल का एक हिस्सा है, जिसका मुख्यालय समस्तीपुर में है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगर बात करें तो इस जिले के 4 अनुमंडल हैं: दलसिंह सराय, शाहपुर पटौरी, रोसड़ा एवं समस्तीपुर सदर। मित्रों, गदाधर पंडित, शंकर वाचस्पति मिश्र, उदयनाचार्य, अमर्त्यकार, अमियकर आदि जैसे दार्शनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों में, राजनीतिज्ञों में पंडित जमुनाकर जी, सत्यनारायण सिन्हा जो पूर्व राज्यपाल थे और लोकसभा के मेंबर भी थे, गया प्रसाद शर्मा, कर्पूरी ठाकुर जो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, बलराम भगत जो पूर्व कैबिनेट मंत्री थे और लोकसभा अध्यक्ष भी थे, गया प्रसाद शर्मा, प्रोफेसर सुरन झा सुमन
जो एक सम्मानित साहित्यकार एवं कवि के साथ साथ लोकसभा एवं विधानसभा के मेंबर भी थे। ऐसे कई महान लोगों की जन्मभूमि एवं कर्मभूमि रहा इस जिले का हर प्रखंड का अपना अलग इतिहास है। मित्रों, वास्तविकता तो यह है कि अब तक बिहार के जिन पुरातात्विक स्थलों का उत्खनन हुआ है उनमें समस्तीपुर के पार प्राचीनतम है। यहाँ के उत्खनन में हमें कई पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। कार्बन डेटिंग से ज्ञात हुआ कि यह प्राप्त पुरावशेष 4200 ईसा पूर्व तक के जमाने के हैं, इतने पुराने हैं। यहाँ उत्खनित स्थल पर सभ्यता का 5 स्तर दिखा है। प्रारंभिक बस्तियां नवपाषाण काल की हैं। इस काल के सूक्ष्म पाषाण उपकरण के साथ साथ हड्डी के औजार बड़ी संख्या में मिले हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं इस जिला के समृद्ध इतिहास के साक्षी कुछ धरोहरों की एवं कुछ रुचिकर स्थानों के बारे में जो इसकी अलग पहचान दिलाते हैं। पांड बनाम पांडवगढ़। दलसिंह सराय रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में अवस्थित पांड बनाम पांडवगढ़ एक पौराणिक एवं ऐतिहासिक पुरास्थल है। जनश्रुति के अनुसार यह जगह पांडवों के अज्ञातवास और लाक्षागृह के प्रसंग से जुड़ा हुआ कहा जाता है कि पांडव हस्तिनापुर से सुरंग के माध्यम से भटकते हुए इसी चौर में पहुंचे थे और इसी वजह से दलसिंह सराय में एक स्थान पर किले में ठहरे हुए थे, जहां पर पांडुकालीन मुद्राएं एवं वस्तुएं भी मिली थी, जिस कारण इस स्थान का नाम पांडव स्थान रखा गया। यहाँ के टीलों में प्राचीन कुषाण कालीन ईंटों की दीवार अवशिष्ट है। यह स्थल चारों तरफ से चौरों से घिरा हुआ है। विद्यापति नगर। शिव के अनन्य भक्त एवं महान मैथिली कवि विद्यापति ने यहीं पर गंगा तट पर अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए थे। मान्यता है कि बीमारी के कारण विद्यापति जब गंगा तट जाने में असमर्थ थे तो गंगा जी ने अपनी धारा बदल ली और उनके आश्रम के पास से बहने लगी। इसी से संबंधित हम सब ने उनकी रचना गंगा स्तुति पढ़ी है। आप सबको याद होगा कि बड़ सुख सार पावल तुव तीरे, छोड़ित निकट नयन बह नीरे। मित्रों, बात करते हैं डीह करियन की। करियन ग्राम स्थित उदयनाचार्य डीह का प्राचीन भग्नावशेष यहाँ पे है। न्याय, दर्शन एवं तर्क के क्षेत्र में लक्ष्मण माला, न्याय कुश मंजली, आत्म तत्व विवेक, किरणावली आदि पुस्तकों के रचयिता महामहेशी कुमारिल भट्ट के शिष्य एवं एक मैथिल ब्राह्मण और प्राचीन काल के महान दार्शनिक उदयनाचार्य का जन्म शिवाजी नगर प्रखंड के करियन गांव में हुआ था। कहा जाता है कि 10वीं सदी में उदयनाचार्य ने बौद्धों को शास्त्रार्थ में अनेक बार पराजित किया था। उदयनाचार्य द्वारा रचित आत्म तत्व, विदेह आदि ग्रंथों में मात्र रोसड़ा का ऐतिहासिक वैशिष्ट ही नहीं बल्कि तत्कालीन विश्व एवं राष्ट्र के महत्वपूर्ण तथ्य उद्धृत हैं और आज भी उनकी रचनाओं पर अनगिनत संस्थानों में शोध चल रहा है। मंगलगढ़। मित्रों, यह स्थान हसनपुर से 14 किलोमीटर दूर है, जहां प्राचीन किले का अवशेष है। यहाँ के स्थानीय शासक मंगलदेव के निमंत्रण पर महात्मा बुद्ध संघ प्रचार के लिए यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ रात्रि विश्राम भी किया था। जिस स्थान पर बुद्ध ने अपना उपदेश दिया वह बुद्धपुरा कहलाता था, जो अब अपभ्रंश होकर आज दूधपुरा हो गया है। नरहन स्टेट एवं जगेश्वरी देवी मंदिर। विभूतिपुरी में जगेश्वरी देवी का बनवाया हुआ शिव मंदिर जगेश्वर स्थान है। अंग्रेजों के समय में नरहन एक रजवाड़ा था जिसका भव्य महल विभूतिपुर में मौजूद है। जगेश्वरी देवी नरहन स्टेट के वैद्य भाव मिश्र की बेटी थी। नरहन स्टेट द्वारा बनाए गए राजमहल, मंदिर, पुष्करणी, पुल आदि इसके प्रमाण हैं। कबीर मठ। मित्रों, संपूर्ण भारत में 15 कबीर मठ हैं, जिनमें से 2 कबीर मठ रोसड़ा में अवस्थित है। अपने भ्रमण के दौरान कबीर का रोसड़ा में आगमन हुआ था और उनकी स्मृति में उनके शिष्यों ने दोनों कबीर मठों की स्थापना की थी। मोइनुद्दीन नगर का किला। मित्रों, मोइनुद्दीन नगर में आयशा बीबी का किला है जो मुगल कालीन इतिहास की कहानी बयां करता है।
यहाँ मौजूद खंडहरों में तब्दील ऐतिहासिक इमारतों में दफन है बाबर की, रुहेलों की और अफगानियों की कहानियां। तो वही पटौरी का चंद्र भवन, जहां छिपा है स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास। भवन में प्रवेश करते ही आपको अनायास याद आ जाएंगे सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त और उनके सहचर रहे कई स्वतंत्रता सेनानी जैसे परमानंद जी, पंडित सत्यनारायण प्रसाद तिवारी, बालेश्वर सिंह इत्यादि। चंद्र भवन इस प्रदेश का वह ऐतिहासिक स्थल है जहां स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद सरीखे आजादी के दीवाने बरसों छिपे रहे और पूरे देश में आजादी के आंदोलन को दिशा दिखाते रहे। इसकी दीवारों में बने सुरंग आज भी इनके छिपने की कहानी कहते हैं। मोरवा अंचल में खुदनेश्वर महादेव का मंदिर, इसकी स्थापना एक मुस्लिम द्वारा यहां शिवलिंग मिलने पर की गई थी। मंदिर के साथ ही महिला मुस्लिम संत की मजार और हिंदू और मुस्लिम द्वारा एक साथ पूजा किए जाने की प्रथा यहां पे है। मित्रों, थानेश्वर शिव मंदिर, खाटू श्याम मंदिर एवं कालीपीठ समस्तीपुर जिले का मुख्यालय का महत्वपूर्ण पूजा स्थल है। रहीमाबाद ताजपुर प्रखंड में स्थित यह कस्बा अपने ऐतिहासिक मदरसा अजीजिया सल्फिया के लिए विख्यात है। पटौरी के धमौर में दरियापंथियों को सबसे बड़ा स्थल संत दरिया आश्रम है। पटौरी के ही सिवरा में निषादों का सबसे बड़ा तीर्थस्थल अमर सिंह स्थान है तथा यादवों का तीर्थस्थल निरंजन स्थान है। तो मित्रों, बात करते हैं पूसा की। पूसा की याद आते ही आपको चंद्रकांता की याद आ जाएगी और पूसा के इंस्टीट्यूट की याद आ जाएगी। चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर, गुप्त गोदना, कटोरा भर, भूतनाथ जैसी रचनाओं के रचनाकार, हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार बाबू देवकी नंदन खत्री का यह जन्म स्थान है। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में उनके उपन्यास चंद्रकांता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस पर आधारित टेलीविजन सीरियल काफी लोकप्रिय रहा है। दोस्तों, बात करते हैं पूसा के कृषि विश्वविद्यालय की। इसकी कहानी भी अजीब है। हालांकि आज वहां पे राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के नाम से यह संस्थान है। यह समस्तीपुर जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर पश्चिम में अवस्थित है, जिसकी पहचान आज पूरे भारतवर्ष में कृषि अनुसंधान की जन्मस्थली के रूप में होती है। हालांकि इसकी स्थापना 1970 में हुई थी, जबकि उसके पहले 1905 में तत्कालीन वायसराय एवं गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन द्वारा पूसा में एक अमेरिकन नागरिक जिनका नाम था हेनरी फिलिप, उनके द्वारा दी गई $30,000 की राशि को के आधार पे एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी गई। और कहा जाता है कि शायद ये फिलिप थे और फ्रॉम यूएसए थे, इसलिए शायद इसका नाम पूसा पड़ा होगा, फिलिप फ्रॉम यूएसए। वर्ष 1911 में इस संस्थान का नाम बदलकर इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च रख दिया गया। इस संस्थान द्वारा वर्ष 1916 में गेहूं की 2 प्रजातियां पूसा 4 एवं पूसा 12 विकसित किया गया था, जिसे विश्व खाद्यान्न प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया था। उल्लेखनीय है कि इस संस्थान द्वारा प्रदेश एवं देश के कृषकों की आवश्यकता को ध्यान रखते हुए उनके अनुरूप गहन अनुसंधान के फलस्वरूप धान, गेहूं, तंबाकू, दलहन, सब्जी, तेलहन एवं मिर्च आदि फसलों की कई उन्नत प्रभेद विकसित किए गए। दुर्भाग्यवश जनवरी 1934 में भयानक भूकंप के कारण इस संस्थान को काफी नुकसान झेलना पड़ा। फलस्वरूप 1935 में इस संस्थान का स्थानांतरण नई दिल्ली कर दिया गया। आप जो नई दिल्ली में पूसा इंस्टीट्यूट देखते हैं पूसा रोड पे, कई बार आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि ये इंस्टीट्यूट यहां कैसे है। ये इंस्टीट्यूट हमारे बिहार के समस्तीपुर जिले का ही एक हिस्सा रहा है, वहीं से स्थानांतरित होकर के यहां पे आया था, क्योंकि वहीं सबसे पहले, हालांकि पूसा में पहले घोड़ों का प्रजनन केंद्र था जो महामारी से बेकार हो गया था, बर्बाद हो गया था, और वहीं पे पूसा इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। और बाद में भूकंप के कारण, प्रभावित होने के कारण उसे दिल्ली स्थानांतरित किया गया, जो आज भी आप वहां पे पूसा इंस्टीट्यूट पूसा रोड के नाम से नारायणा के पास देख सकते हैं। कुमार संग्रहालय हसनपुर समस्तीपुर में 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। इस संग्रहालय में
जिला के मंगलगढ़, पांड, भरवाड़ी, कुमरन आदि के अलावा चेचर जो वैशाली में है, श्रीनगरगढ़ जो सहरसा में है, चंडी जो पूर्वी चंपारण में है, मोरंग जो नेपाल में है, उनके पुरावशेषों एवं कलात्मक सामग्रियों की अद्भुत संग्रह है यहाँ पे। मित्रों, बात करते हैं कि उद्योग धंधों की। तो जहां तक सवाल है इस जिले के उद्योग धंधों की, तो इसका इतिहास वर्तमान से कई ज्यादा उन्नत रहा है। आज की हालत यह है कि यहाँ के नए उद्योग तो लगे नहीं, पुराने का भी बंटाधार होता चला गया। वैसे हर चुनावी वादों में जिले में उद्योग धंधों का जाल बिछाने की घोषणा होती रही है, लेकिन घोषणाएं धरातल पर कभी भी नहीं उतरती हैं। यहां तक कि पुराने फैक्ट्रियों में एक के बाद एक ताले लटकते चले गए। जिले में ईंट की खेती व्यापक पैमाने पर होती है। यहाँ के चीनी उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। इसके अलावा मक्का, आलू, मसाले की भी खूब खेती होती है। यहाँ का मक्का बाहर भेजा जाता है। जिले में कृषि उत्पादों पर आधारित उद्योगों की अपार संभावनाएं रहते हुए भी इस दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाया गया है, कोई सार्थक कदम नहीं बढ़ाया गया है। जिला मुख्यालय से सटे जितवारपुर में ठाकुर पेपर मिल था। इससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा था, लेकिन इसमें भी ताले लटके हुए हैं। इसी तरह किसानों के लिए लाइफ लाइन माने जाने वाला शहर स्थित चीनी मिल भी 1995 से ही बंद पड़ा हुआ है। इस चीनी मिल से किसानों को काफी फायदा होता था। किसान ईंट की खेती करके खुशहाल थे। मिलों के अवशेष तो यहाँ पे हैं, लेकिन उनकी जमीन सच पूछिए तो बिक चुकी है। आजादी के समय ही पटौरी में अवस्थित आईटीसी कंपनी को यहां से मुंगेर ट्रांसफर कर दिया गया। पूसा रोड का एल्युमिनियम फैक्ट्री, वैनी का साबुन फैक्ट्री भी बंद हो गया। इसके अलावा मुक्तापुर की साइकिल फैक्ट्री सहित कई छोटे छोटे उद्योग बंद होते चले गए। यही नहीं, उत्तर बिहार का एकमात्र उद्योग जूट मिल भी तालाबंदी का शिकार है। आश्चर्य यह है कि इस तालाबंदी को लेकर किसी ने कोई सुध नहीं ली। इससे तकरीबन 5000 श्रमिक और कर्मी बेरोजगार हो गए। वहीं इससे अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए लोगों का भी बुरा हाल रहा है। उनके जीवन यापन पर भी खतरा आ गया और पलायन होता गया। लोग बाहर नौकरी करने के लिए जाने के लिए मजबूर हो गए। मित्रों, हालांकि उद्योग धंधों के लिए यहाँ के लिए एक अच्छी बात है कि सरकार ने हाल में ही जिला के किसानों को चुनाव से ठीक पहले 5 लाख लीटर क्षमता वाले डेयरी की सौगात दी है। इसका सीधा लाभ इलाके के 3 लाख किसानों को होगा। यहाँ रसगुल्ला या अन्य मिठाइयां जैसे पेड़ा, गुलाब जामुन, चमचम, पनीर जैसी डेयरी उत्पाद बनेंगे। मित्रों, बात करते हैं जिले की शिक्षा के बारे में, तो सच्चाई यह है कि इस क्षेत्र में, इस जिले में शिक्षा की स्थिति कभी भी ज्यादा अच्छी नहीं रही। उच्च शिक्षा के स्तर की पढ़ाई के लिए आज भी जिले के विद्यार्थी दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों पर निर्भर है। अपना खेत बेच करके पैसा लेके आकर के बाहर पढ़ने के लिए मजबूर है। वो भी वही लोग जो समर्थवान हैं, जो जुनूनी हैं। राज्य के अन्य जिलों की तरह यहाँ के छात्र भी मेधावी तो होते हैं, लेकिन ये जिले से बाहर जाकर अपने उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। इसके लिए तो जरूरत है कि यहाँ उच्च शिक्षा के अच्छे शिक्षण संस्थान खोले जाएं और माध्यमिक स्तर तक के शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। मित्रों, अगर आप पूछें कि यहाँ पहुंचे कैसे, तो बता दें कि समस्तीपुर देश के सभी मुख्य शहरों से राजमार्गों द्वारा जुड़ा हुआ है। यहाँ से वर्तमान में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग और 3 राजकीय राजमार्ग गुजरते हैं। अगर रेल यात्रा की बात करें तो समस्तीपुर भारतीय रेल के नक्शे का एक महत्वपूर्ण जंक्शन है। यह पूर्व मध्य रेलवे का मंडल भी है, जो देश के महत्वपूर्ण शहरों से सीधा जुड़ा हुआ है। और समस्तीपुर का निकटतम हवाई अड्डा अब दरभंगा हो गया है, जो पहले पटना था। आप दरभंगा से भी यहाँ आराम से आधे घंटे में पहुंच सकते हैं। तो मित्रों, आज के सेशन में कंक्लूड करूं उसके पहले मैं यहाँ के माटी में जन्मे सरल और सरस हृदय के राजनेता, जिनका जीवन लोगों के लिए आदर्श से कम नहीं है, जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं बनाया जबकि 2 बार बिहार जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे, जननायक कर्पूरी ठाकुर। मैं इनके चिर परिचित नारा के साथ यह सेशन खत्म करना चाहता हूं कि अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो। जी हाँ, अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो, जीना है तो मरना सीखो।
मिलते हैं फिर अपने नए सेशन में, तब तक आप सबको नमस्कार।